सभी को नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आज पुनः आपका स्वागत है। कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से ये क्लासेस आयोजित की जा रही हैं। पिछले वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत किया था। उसमें हमने टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट को पूरा किया था। आज हम उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट एल्कली मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा शुरू करें इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनके उत्तर लेते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि कई बच्चों ने इनके आंसर देने का प्रयास किया और अधिकतर ने उनके उत्तर सही दिए। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एस ब्लॉक एंड रेडियो एक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ एस ब्लॉक भी है? तो इसका उत्तर है फ्रेंशियम। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन बैटरीज? निम्नलिखित में से कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर था लिथियम। और लिथियम बैटरीज के अंदर बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। इसके प्रॉपर्टीज और इसकी एप्लीकेशंस में इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम एल्कली मेटल्स अर्थात क्षार धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर कौन कौन से कंटेंट हम कवर करेंगे इसके बारे में देखें तो पहले हम लेंगे फिजिकल स्टेट्स एंड स्टोरेज, दूसरे में लेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, फिर लेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर हम फ्लेम टेस्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, एल्कली मेटल्स की फिजिकल स्टेट नॉर्मली सॉलिड होती है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि कम है 29.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन नॉर्मली ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो सभी सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं और सभी हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब ये हुआ नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रख सकते। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि हम इनको ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ आने से ही रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए इन्हें मॉइस्चर में रखा जाना या ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाना सही नहीं रहता है। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो फ्रेंशियम को किसी भी कंडीशन में हम नेचुरल स्टेट के अंदर नहीं रख पाएंगे। तो अब ये देखा जाए कि अगर ये एलिमेंट्स हैं तो इनकी स्टोरेज फिर किस तरह से की जाए? क्या हम इनको पानी में हम इनको एटमॉस्फेयर में, एयर में नहीं रख सकते क्योंकि इनको मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ब्लास्ट कर जाएंगे। हम इनको पानी में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि और भी ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। तो इसलिए इन सभी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे केरोसिन, जाइलिन इत्यादि में इनको रखा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट है लिथियम। अब लिथियम को आप पानी में तो नहीं रख सकते, हवा में भी नहीं रख सकते, लेकिन आप केरोसिन और जाइलिन में भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यदि आपने इसको केरोसिन और जाइलिन में रखा तो ये इतना हल्का होता है कि ये ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर, बचे हुए एटमॉस्फेयर में या जो खुली हुई बॉटल होगी वहां से ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये तुरंत ही उसके अंदर
रिएक्शन करके पहले लिथियम ऑक्साइड और फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड और वनरेबल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब यहाँ भी आग लगने लग जाएगी। और क्योंकि वहां पे जाइलिन पड़ा होगा इसलिए ये आग यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर लगने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अब हम यदि ये देखें कि यहां वास्तव में इन रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है जिसकी वजह से हम इनको आसानी से स्टोर नहीं कर सकते, और स्टोर नहीं कर सकते तो लिथियम जैसे मटेरियल को किस तरह से स्टोर किया जाए। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिटेल में आपको बताना चाहें तो मैं यहां पर जैसे हमने कहा कि सोडियम है, आप देख पा रहे होंगे सोडियम को यदि आपने एयर में रख दिया तो एयर के अंदर इसकी क्या क्या रिएक्शंस होंगी। अगर सोडियम को खाली ऑक्सीजन के साथ रखा जाए, मतलब खाली ऑक्सीजन है, तब तो ये क्या करेगा कि Na2O बना देगा, Na2O बनाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर मॉइस्चर भी है, तो उस समय ये वाटर के साथ में रिएक्शन भी करेगा, और वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना होगा एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, NaHCO3 और बाद में Na2CO3। तो यदि आप क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सोडियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। लेकिन सोडियम एयर में रिएक्शन करता है, और एयर के अंदर क्योंकि मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा उस वक्त, तो उस वक्त हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये एक हमें पॉइंट देखना होगा। अब हम ये कहते हैं कि इसी जगह पर हम लिथियम को एयर में रखेंगे तो उसी तरह से रिएक्शन करेगा, लिथियम कार्बोनेट बनेगा, बाद के अंदर लिथियम बाइकार्बोनेट बनेगा। लेकिन लिथियम को तो हम स्टोर नहीं कर सकते, तो लिथियम को कैसे स्टोर किया जाए, तो लिथियम को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसी कंडीशन में लिथियम को रैप करके रखा जा सकता है। मतलब लिथियम को पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन आता है वो नॉन पोलर है, हाईली अनरिएक्टिव होता है, तो पैराफिन को इस तरह से लिया एक कागज की तरह से, और उसके ऊपर हमने लिथियम डाल दिया और उसको तुरंत इस तरह से लपेट दिया। उसको लपेट करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार से हम रियल में लिथियम को स्टोर करते हैं। तो लिथियम के साथ में रिएक्शन करना, लिथियम मेटल की फॉर्म में स्टोर करके इसको रखना एक बहुत ही टिपिकल और इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये हमें देखना रहता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आए इनको आप आसानी से देख सकें, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में भी रखा है और इसको अलग से भी लेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये नेचर में कहाँ मिलते हैं, मतलब नेचर के अंदर या नेचुरल सोर्सेज से, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम तो हमें खाने के लिए भी इस्तेमाल करने हैं, तो ये नेचुरल सोर्सेज में हमें कहाँ पर मिलेंगे जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो पोटाशियम हमारे, सोडियम तो हमें सामान्य नमक से भी मिल जाएगा, लेकिन पोटाशियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासेस में हम सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में चर्चा करेंगे, जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके लिए, और बहुत सारी अन्य डिजीज के लिए भी पोटाशियम एक बहुत ही उपयोगी एलिमेंट होता है।
तो ये मैंने बहुत सारे कुछ ईडेबल मटेरियल जैसे बनाना है, इसके अंदर पोटाशियम इतनी सफिशिएंट अमाउंट में है, शकरकंद है, शलजम है, एप्रिकॉट है, इस तरह से इनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में है और लिथियम भी इनके अंदर पाया जाता है। तो हम इनको एज ए नेचुरल सोर्सेस खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बहुत सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम तीन चीजें एक साथ करेंगे, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। लेकिन क्योंकि हमें इसको रिलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल से, जिससे हम इनकी रिडक्शन प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देख पाए, इसलिए हम सबसे पहले लैटिस एनर्जी को ले रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इसको आप देखिए। ये कोई भी एक क्रिस्टल है, मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का, हम लिथियम सल्फेट भी ले सकते हैं, सीजियम सल्फेट भी, कोई भी ले सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। अगर हम इस क्रिस्टल को इसके आयंस की गैसीय स्टेट में परिवर्तित करना चाहें तो हमें एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जैसे ही हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देंगे तो क्रिस्टल्स स्प्लिट होकर के पहले अपने आयनिक स्टेट में आएंगे और वो गैसीय स्टेट में हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों आयंस की गैसीय स्टेट हमें मिल जाएगी, तो वो एनर्जी कहलाएगी लैटिस एनर्जी। इसको रिवर्स रूप में देखें तो हमारे पास सोडियम मेटल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों को मिक्स करें और एक मोल सोडियम क्लोराइड बन जाए, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के लिए क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। तो बना हुआ जब क्रिस्टल होगा तो उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी काम में आएगी वो भी लैटिस एनर्जी होगी। तो यहां इन जनरल यदि देखा जाए तो एल्कली मेटल्स के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी के मान में कमी आती है। यहां ये ध्यान रहे, लैटिस एनर्जी कंपाउंड की होगी, मतलब लिथियम के कंपाउंड की होगी, ना कि लिथियम की। हाइड्रेशन एनर्जी में अलग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं लिथियम सल्फेट के लिए जो लैटिस एनर्जी है उसका मान कितना है, 2229। लेकिन यही अगर आप सीजियम के लिए देखना चाहें तो वो कितनी कम हो गई, 1596। तो ऊपर से नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी के मान में लगातार कमी आती है। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम किसी एल्कली मेटल को, चाहे वो लिथियम को, सीजियम को, किसी को भी पानी में डालते हैं या इनके किसी कंपाउंड को पानी में डालते हैं, तो इनके आयंस के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आना शुरू कर देते हैं। और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन के द्वारा इस सोडियम आयन को और इस क्लोराइड आयन को, अगर NaCl है तो एक तरह से सराउंडेड करके रखेंगे, एक तरह से घेर के रखेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम लिखते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि Na और ब्रैकेट में लिखा होता है एक्वस या Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। तो इस Na प्लस एक्वस का क्या मतलब है या Cl माइनस एक्वस का क्या मतलब है, सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स घिरे हुए हैं, क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स घिरे हुए हैं। ये इनका बेसिकली मतलब रहेगा, और इसी को हम प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। मतलब सोडियम के चारों तरफ वाटर के कितने पार्टिकल्स जुड़ गए हैं वो कहलाएगा प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर हम कहें कि ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन का प्रोसेस घटता चला जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, जब स्मॉल साइज होगा और चार्ज बराबर ही है, इन सभी के आयंस में चार्ज कितना है, +1, लेकिन साइज इसका स्मॉलेस्ट है, तो चार्ज बाई रेडियस रेशियो की वजह से जो चार्ज डेंसिटी बनेगी वो मैक्सिमम इसमें होगी, लिथियम के अंदर। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके पास सबसे ज्यादा आएंगे और सीजियम के अंदर ये सबसे कम आएंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती चली जाती है।
हाइड्रेशन की प्रवृत्ति कम होने की वजह से जो रिलीज एनर्जी होगी, जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे या जल योजन ऊर्जा कहेंगे, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि चार्ज बाई रेडियस रेशो या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का मान कम होता है, इसलिए हाइड्रेशन का मान कम होता है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती चली जाती है। तो दो चीजें आपको क्लियर हुई। पहली हमने कहा कि लैटिस एनर्जी, ये भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। फिर हमने कहा हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। तो यदि हम आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या जल योजन की एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी का मान बताएं, तो लिथियम के लिए ये वैल्यू -519 है। माइनस इसलिए क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। सोडियम के लिए ये मान 406 होगा, पोटाशियम के लिए 322, 293 और सीजियम के लिए सबसे कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है और लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है, मतलब दोनों ही इसके अंदर कम होते चले जाते हैं। यहां हमने सोडियम आयन का हाइड्रेशन दिखाने के साथ साथ इनकी आयोनिक रेडियस, मतलब इस कैटायन की आयोनिक रेडियस से इसको रिलेट किया है। आयोनिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर प्रोसेस ऑफ सॉल्यूबलाइजेशन बताया है, विलायकीकरण का प्रक्रम बताया है। जैसे हमने कहा कि लिथियम है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट करके लिथियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो यहाँ पे एनर्जी काम आएगी वो कहलाएगी सब्लिमेशन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। फिर जो लिथियम आयन गैसियस स्टेट में होगा, इसमें से यदि एक पार्टिकल निकाल लिया जाए तो लिथियम आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो ये एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों हमें देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है, और वास्तव में इन दोनों का सम ही एक तरह से लैटिस एनर्जी है कंपाउंड की टर्म्स में। अब जो गैसियस फॉर्म में आयन बन गया वो एक्वेटेड फॉर्म में जाएगा, मतलब पानी से घोला जाएगा या पानी से रिएक्शन करेगा, तो लिथियम आयन एक्वस बना। ये एनर्जी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव है, तो दो एनर्जी हो गई, ये दोनों तो मिलाकर के पॉजिटिव और ये वाली एनर्जी नेगेटिव। अब जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसमें आपको एस ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों एक साथ आएंगे, एक साथ ही आपको समझ में आएंगे। इन दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तो जो टोटल या नेट एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कैलकुलेशन से हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। ये रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा देखने से आपको जो मैंने पिछली लाइन बोली उसका मतलब समझ में आएगा। देखिए लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा थी और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। सीजियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी कम थी, लैटिस एनर्जी भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल नंबर 2 पे है। वास्तव में सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो आप ऐसे समझिए, जब लिथियम से सीजियम तक गए तब लैटिस एनर्जी तो घटी, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटी, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आना था, जो रिडक्शन पोटेंशियल में बाद में कन्वर्ट होता है, वो लिथियम और सीजियम के लिए इतना अंतर वाला नहीं हुआ। इसलिए ओवरऑल हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल तो आया लिथियम का, नंबर 2 पे सीजियम का, फिर रुबिडियम, पोटाशियम और सोडियम का। हमने रिडक्शन पोटेंशियल को इतना एम्फसाइज क्यों किया है, इतना विस्तार से क्यों लिया है, इसका मुख्य कारण है कि बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और बहुत सारी सामान्य रिएक्शंस
इसी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के आधार पे आप समझ सकते हैं, और इसको आप समझ लेते हैं तो आपको सारी रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी विद्यार्थियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि आप अगली क्लास में या कम से कम 1 या 2 वीडियो के बाद में एक रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है, अगली क्लास में मैं आपसे शेयर भी करूंगा, उसे थोड़ा सा पढ़ भी लें और उसको हो सके तो उनके डेटा को याद भी कर लें। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो लिथियम का। नंबर 2 पे किसका है, तो सीजियम का। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। खुद का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा, और जो वो इलेक्ट्रॉन देगा वो दूसरे के रिडक्शन में हेल्प करेगा। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा अपचायक पदार्थ है, और सारे एल्कली मेटल्स में से भी सबसे अच्छा, जब पूरी पीरियोडिक टेबल में है तो एल्कली मेटल में तो होगा ही। सबसे अच्छा अपचायक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, और नंबर 2 पे सीजियम आ जाएगा, और इसी तरह से हम इसको देख पाएंगे। यहां हमने आपको लिख के बताया कि स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो एक अच्छे अपचायक पदार्थ का सूचक है। जैसे फ्लोरीन है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका खुद का रिडक्शन इजीली हो जाएगा। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल की मान की इंपॉर्टेंस है। अब हम इस वीडियो का अगला कंटेंट जो कि फ्लेम टेस्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। फ्लेम टेस्ट को मैं आपको 2 तरीके से बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि फ्लेम टेस्ट को रियल में कैसे किया जाता है। हम अगर ये कहें कि फ्लेम टेस्ट को करने के लिए हम एक सिंपल ड्राइंग लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें। एक हमने वॉच ग्लास लिया, इस वॉच ग्लास में हमने एक सॉल्ट डाल दिया। कौन सा सॉल्ट डाला, मान लीजिए हमने कहा कि आपने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ये सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का तो फ्लेम टेस्ट होगा नहीं, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कोई ऐसा मटेरियल, मान लीजिए आपने सोडियम सल्फेट डाला या कोई भी डाला, तो कोई ऐसा मटेरियल जिसमें ये सॉल्युबलाइज हो जाए। तो पहले हमने सोडियम का कोई भी सॉल्ट डाला था, अब हम इसके अंदर सोडियम के साथ में HCl डाल देंगे। तो जैसे ही सोडियम के साथ में HCl डाल देंगे तो यहाँ एक पेस्ट बन जाएगा, और ये जो भी सॉल्ट होगा, चाहे सोडियम का हो, पोटाशियम का हो, लिथियम का हो, कोई भी हो, वो अपने क्लोराइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्लोराइड है। अब हम क्या करेंगे, बुनसन बर्नर लेंगे। बुनसन बर्नर आपको मैं आगे इसमें डिटेल में दिखाऊंगा। उस बुनसन बर्नर पे एक फ्लेम होगी, 2 तरह की फ्लेम होगी, एक ब्लू फ्लेम और एक येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्या होती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसमें हम रियल में अपना एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। और जो रेड फ्लेम होती है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो पेस्ट बना था, इस पेस्ट के अंदर हम एक प्लेटिनम वायर लेंगे। प्लेटिनम वायर क्या होती है, प्लेटिनम की बनी होती है। यहाँ पे एक रिंग होता है और इसको इसके अंदर डुबाएंगे। जैसे ही डुबाएंगे तो यहाँ पे कुछ सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इसको उठा करके इस फ्लेम में लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको उठा करके इस फ्लेम में लेकर के जाएंगे, ये जो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देंगे और इसका कलर गोल्डन येलो हो जाएगा।
तो ये एक तरह से एक थ्योरी है, या कई सारे क्वेश्चन हुए कि सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड क्यों बनाया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड या कोई भी क्लोराइड इजीली वेपोराइजेबल होता है, उसका सब्लिमेशन इजीली हो जाता है, गैसीय स्टेट में इजीली आ जाता है, तो हम उसको यहाँ पे हम कन्वर्ट कर पाएंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसका आसानी से ले पाएंगे। अब हम वापस दोबारा आपको स्लाइड्स पे लेके चलते हैं। तो वहां यदि आप इसको देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा आपको। तो जैसा मैंने कहा कि अब फ्लेम टेस्ट जब हमें करना था तो उसकी थोड़ी सी पहले थ्योरी देख लें। ये सोडियम का गोल्डन येलो कलर जब आएगा, तो ये गोल्डन येलो कलर किसकी वजह से आ रहा है कि हमने सोडियम क्लोराइड में उसको कन्वर्ट कर दिया था, और सोडियम क्लोराइड में ये ऊर्ध्वपातन की वजह से, गैसीय स्टेट में आने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? ये एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं का बहुत ही विशिष्ट फीचर है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, बाकी सभी के अंदर डीडी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जाता है। जब ये एक शेल से दूसरी शेल में जाता है तो ये डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसी फील्ड में जब ये एमिट करेगा तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। तो फ्लेम टेस्ट में सोडियम का गोल्डन येलो, इसी तरह से हर एक के अलग अलग कलर आएंगे। मैंने कहा था मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूंगा, तो अब दोबारा देखिए। हमने एक वॉच ग्लास लिया, और एक वॉच ग्लास के अंदर हमने वो सॉल्ट ले लिया जिसका हमें टेस्ट करना है, जैसे सोडियम सल्फेट। इस तो जो यहाँ पे पेस्ट बना लिया था हमने, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे इसके साथ में। इसके साथ में दोबारा बता देता हूं, यहां हमने पेस्ट को लगाना है, यहां पर किस पे, फिलामेंट के टिप के ऊपर। और इस फिलामेंट के टिप को, प्लेटिनम वायर जो फिलामेंट था या प्लेटिनम का वायर था, उसको हम यहाँ पे लेके गए। और जब ये ब्लू फ्लेम आपको दिख रही है, ब्लू फ्लेम में जैसे ही सोडियम कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना येलो कलर दे देगा। अब हम इस सारे को यदि समराइज करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसमें कई सारी चीजें आ गई। पहला क्वेश्चन, हमने पेस्ट HCl में क्यों बनाया? कोई भी सॉल्ट हो, चाहे पोटाशियम कार्बोनेट हो, बेरियम कार्बोनेट हो, बेरियम सल्फेट हो, इन सब के लिए हमें टेस्ट के लिए बनाना ही हमें HCl में, क्योंकि इनके क्लोराइड इजीली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे देंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, हमें इसमें ब्लू फ्लेम में क्यों रखना है? क्योंकि ये हाई एनर्जी की फ्लेम है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इजीली हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्लेटिनम वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लेटिनम वायर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और प्लेटिनम वायर इंटरफेयर नहीं करेगा, और साथ में प्लेटिनम वायर HCl और किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले ही फ्लेम टेस्ट क्यों दे पाते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, ये विजिबल रीजन में हमें दिखेगी फ्लेम में जाने के बाद, तभी वो कलर का टेस्ट हो पाएगा। और पांचवा, ये कौन से प्रकार का टेस्ट है? तो ये ड्राई टेस्ट है और कंफर्मेटिव टेस्ट है, शुष्क परीक्षण है और निश्चयात्मक परीक्षण के रूप में इसको कहा जाता है। तो एक बार इनके कलर आप दोबारा देख लें, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोडियम का गोल्डन येलो, लिथियम का हमने दिखाया नहीं है, लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर होता है, ये जो मैं आपको सर्कल कर करके दिखा रहा हूं, ये लिथियम का क्रिम्सन रेड है। सोडियम गोल्डन येलो, पोटाशियम की इस तरह की लिलियक कलर की, बेरियम की एप्पल ग्रीन, जो एप्पल पेड़ पे लगा हुआ होता है, ग्रीन कलर का एप्पल ग्रीन। फ्लेम स्ट्रॉन्शियम की ऑलमोस्ट क्रिम्सन रेड ही होती है, जैसी लिथियम की होती है। और कैल्शियम की ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल रंग होता है, जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये इनके कलर रहेंगे।
तो फ्लेम टेस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो आपके थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रैक्टिकल के लिए भी एक ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो आज की क्लास के इस वीडियो को यहाँ पूरा करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन अगली क्लास के बारे में बता दूं जो हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे इन्हीं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, एल्कली मेटल्स की, जिससे हमारा एल्कली मेटल्स वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो दो क्वेश्चंस है जो आप चैट बॉक्स पे लिखने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सबसे अच्छा अपचायक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम, फ्लोरीन, सीजियम, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स गोल्डन येलो कलर अंडर बुनसन फ्लेम? निम्नलिखित में से कौन सा बुनसन ज्वाला में, बुनसन बर्नर की ज्वाला में गोल्डन येलो, सोने जैसा लाल रंग देता है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम या बेरियम? अगर अभी तक जो हमने किया है उसको थोड़ा सा समराइज करें तो जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, इसलिए ये, और रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इनको स्टोर करके पानी में नहीं रख सकते और इनको केरोसिन या जाइलिन में रखा जाता है। लिथियम को हम केरोसिन और जाइलिन में भी नहीं रख सकते क्योंकि वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्शन इनकी बहुत फास्ट और रैपिड होगी और बहुत ज्यादा अमाउंट में दे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।